नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के YouTube चैनल SL स्टडी में। साथियों, आज हम हिंदी पेडागोजी के बारे में बात करेंगे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और वर्ग 2 में जो है तो अपना कार्य करता है। तो इस सेशन के थ्रू आज हम भाषा का अधिगम तथा शिक्षण से संबंध के विषय में बात करेंगे। आज का जो हमारा यह टॉपिक है यह इस बेस पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, जो भाषा है, तो भाषा क्या है? भाषा शब्द संस्कृत की धातु में कौन सा प्रत्यय अप्रत्यय जोड़कर बना है। जो भाषा शब्द है वह संस्कृत भाषा का ही एक अंग है। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मन की आंतरिक विचारों को हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो हमारे मन में साथियों अगर कोई बात है ना, तो हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? तो भाषा के माध्यम से ही पहुंचाएंगे। यानी जो है तो हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं भाषा के ही माध्यम से। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो है तो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा नहीं सकते। चलिए, तो हम यहाँ पे भाषा समझ लिए। अब हम समझते हैं शिक्षण क्या है। तो साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें शिक्षण के, तो शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला कार्य शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षण क्या है? जब एक शिक्षक द्वारा शैक्षिक कार्य किया जाता है, यानी बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। और जो शिक्षण कार्य होता है प्यारे साथियों, वह सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि जो एक शिक्षक पढ़ाता है तो वह एक किसान की तरह होता है। क्योंकि जो किसान खेत में जो जिस तरह फसल बोएगा, फसल बोने के बाद जिस तरह खाद देगा, पानी देगा, तो उसी प्रकार का क्या होगी? फसल भी बढ़ेगी। तो इसी प्रकार एक शिक्षक होता है, यानी शिक्षक अपने बच्चों को जिस तरह ज्ञान देगा वह बच्चों का जो है तो विकास उसी के आधार पर होगा। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे अधिगम की। तो अधिगम क्या है साथियों? अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। तो कोई भी कार्य हो या फिर कोई भी भाषा हो, तो हम जब अधिगम करते हैं यानी सीखते हैं, तो अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ साथियों वह सीखना कहलाता है ना। फिर यहाँ पे देखें, व्यवहार के कारण, व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो अधिगम का एक और रूप भी हो सकता है कि व्यवहार के कारण, मान लीजिए हमसे कोई हंस के बात किया, यानी जो हमसे कोई मजाक किया, तो वो हमसे मजाक किया तो क्या हुआ? एक व्यवहार किया, और उस व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, यानी हमने हंस दिया। तो वहाँ पे क्या? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं ना। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो पहली परिभाषा है प्यारे साथियों, वह है स्वीट के अनुसार। तो स्वीट ने भाषा के संबंध में क्या कहा है कि भाषा जो होती है वह विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो स्वीट महोदय है, उन्होंने कहा कि जो भाषा है वह अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी भाषा के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे साथियों कि प्लेटो ने क्या कहा है। तो प्लेटो ने कहा कि विचार हमारी आत्मा की मूक बात, यहाँ पे मूक है ना, मूक नहीं है, मूक है। मूक का मतलब क्या होता है कि अध्वन्यात्मक, यानी जो विचार में ध्वनि पैदा नहीं होती। ठीक है, होठों से बाहर निकलते समय यह ध्वनि का रूप ले लेती है। यानी मान लीजिए हमारे मन में विचार है, हमारे मन में विचार क्या है कि चलो आज क्या खाया जाए? समोसा खाया जाए। तो मेरे मन में तो विचार है, तो मैं अपने विचार को व्यक्त कैसे करूँगा? भाषा के माध्यम से। जब वो विचार मेरे मुख पे आएगा, मैं अपने होंठ के माध्यम यानी ध्वनि के माध्यम से बताऊँगा अपने दोस्त को कि चलो आज समोसा खाने चलते हैं, ठीक है, जिसके पैसे तुम दोगे, है ना। तो इस प्रकार क्या है, मैंने अपने विचार को अपने मुख से ध्वनि के माध्यम से बताया। तो इसे क्या क्या कहेंगे? हम भाषा भी कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे रामचंद्र वर्मा के अनुसार, तो रामचंद्र वर्मा ने क्या कहा भाषा के बारे में
तो भाषा क्या है कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह सार्थक समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। तो भाषा क्या है कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का, यानी मैंने बोल दिया कि चलो आज समोसा खाने चलते हैं, तो उस पर मैंने क्या बोला, कुछ शब्दों को बोला और कुछ वाक्यों को बोला। तो उन शब्दों और वाक्यों का जो क्या है, एक सार्थक समूह है। तो सार्थक समूह बना जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को बताते हैं, यानी शब्दों और वाक्यों के द्वारा मन की बात को बताते हैं, वही क्या है, भाषा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो एक और परिभाषा है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा जो मनुष्य होता है वह अपने विचारों को क्या करता, भली भांति प्रकट करता है। तो मनुष्य क्या करता है, भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को प्रकट करता है। तो मेरे विचार में क्या है कि चलो आज मैं तुम्हें समोसा खिलाता हूँ, तो मेरे मन में विचार आए, लेकिन मैं अपने विचार को किस प्रकार प्रकट करूँगा, भाषा के माध्यम से ही प्रकट करूँगा। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कि भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। तो पहली जो विशेषता मेरे प्यारे साथियों, जो पहली मेरी विशेषता है कि भाषा क्या है, अर्जित होती है। यानी भाषा जन्मजात नहीं होती, क्योंकि भाषा को सीखा जाता है। यानी बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वह भाषा साथ में लेके नहीं आता, वो खाली क्या करता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ कि जो बालक होता है जब वह जन्म लेता है तो वह भाषा साथ में नहीं लेता, क्योंकि भाषा कई प्रकार की हो सकती है। चलिए, भाषा क्या है, जैसे इंग्लिश है ना, हिंदी, संस्कृत, जापानी, तो ये सब क्या है, ये भाषाएं हैं। तो भाषा क्या होती है, अर्जित होती है, यानी भाषा को अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है। चलिए ठीक है प्यारे साथियों, चलिए यहाँ पे क्या है कि भाषा जन्मजात नहीं होती। तो भाषा क्या है, भाषा जो है तो वह जन्मजात नहीं होती, भाषा को अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, भाषा का यहाँ पे ये अर्जुन नहीं है प्यारे साथियों, यहाँ पे ये भाषा का अर्जन है। ठीक है, तो भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे अनुकरण का मतलब होता है सीखना, है ना। कि भाषा को क्या है, हम अनुकरण यानी सीख कर अर्जित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा बालक है ना, वो मम्मा के सामने, अपनी माँ के सामने पानी मांगता है, पानी, तो माँ क्या बोली कि चलो बेटा बोलो पानी, वो बोलेगा पापा, है ना। तो वो क्या, पानी, खाना, बोलो मम्मी, तो बोले मामा। तो इस प्रकार क्या है कि भाषा को क्या अनुकरण के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, भाषा कैसी है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो भाषा का अर्जन हम कहाँ करते हैं, समाज के साथ ही रहकर हम भाषा का अर्जन करते हैं। तो भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। भाषा समन्वयवादी होती है। तो यहाँ पे अगर हम समन्वय का बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे जो समन्वयवादी का मतलब होता है कि मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हम हिंदी बोलते हैं, आप क्या है कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। तो क्या है, आप की भाषा को मैं समझूंगा, आप मेरी भाषा को समझेंगे। तो क्या है कि हम जो है तो भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे ही वातावरण का चेंज होता है, यानी वातावरण का परिवर्तन होता है, तो भाषा का भी एक परिवर्तन होता है, यानी भाषा समन्वयवादी हो जाती है। यानी जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई हमसे ड्रिंक बोल रहा है ना, तो पीने के लिए पानी बोल दिया तो पानी, है ना, तो ड्रिंक वर्ड, तो ये सब क्या है, समन्वयवादी। एक भाषा का दूसरे भाषा में मिलनसार हो जाना ही क्या है, समन्वयवादी कहलाता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि भाषा क्या चिंतन का आधार है। तो मान लीजिए हमने कोई बात सोच रहे हैं, हमने क्या सोचा कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो हमने अपने मन में ये सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन मैं उस चिंतन को क्या करूँगा, भाषा के माध्यम से व्यक्त करूँगा, किसके पास, अपने मित्र के पास, कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो वो क्या है, एक चिंतन का आधार है। फिर यहाँ पे प्यारे साथियों ये भाषा है, तो भाषा की जगह आशा लिखा गया है।
तो यहाँ पे क्या है, भाषा है। तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, यानी भाषा का कोई, जिस तरह एक से अनंत तक संख्याएं होती हैं उसी प्रकार भाषा का जो है तो स्वरूप नहीं होता, अंतिम स्वरूप। भाषा को जो है तो बढ़ती ही रहती है, यानी भाषा का एक विस्तृत रूप होता है। ठीक है, भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। यानी भाषा क्या परिवर्तनशील है। जैसे मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं, अभी हम इंग्लैंड चले जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे क्या कि हम फिर इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो क्या भाषा को क्या है परिवर्तनशील, यानी भाषा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हमने देखा, अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का इतिहास कहाँ है, यानी जो हमारे हिंदी भाषा का जो विकास है वह किस प्रकार हुआ है। चलिए अब हम इसको बड़े प्यार से समझते हैं। तो क्या है, संस्कृत भाषा क्या है, हिंदी की क्या जननी है। जैसे मेरी जननी मेरी माँ है, तो हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत जो है तो संस्कृत के कितने दो मूल रूप हैं, दो मूल रूप है। पहला वैदिक भाषा और लौकिक भाषा। तो संस्कृत के कितने मूल रूप हैं, दो मूल रूप है, वैदिक और लौकिक भाषा। अगर हम बात करें जो जो यहाँ पे ये वैदिक भाषा है, तो इसका समय कब है, 1500 से 800 BC तक, यानी BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो इसका जो समय है वह 1500 से 800 BC तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लौकिक भाषा है तो इसका समय 800 BC से 500 BC तक माना जाता है ना, किसका, लौकिक भाषा का। चलिए यहाँ पे अब इतना हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे और नीचे आते हैं। ठीक है, तो बौद्ध के समय, तो बौद्ध यहाँ पे हम ब्लैक है तो हम इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो बौद्ध के समय काल में जो पाली भाषा है, तो बौद्ध के समय में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस भाषा का प्रयोग जो है तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व पहले किया गया था। किस भाषा का प्रयोग, पाली भाषा का प्रयोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे जो जैन धर्म के आगम ग्रंथ की, जो जैन धर्म है तो जैन धर्म में एक ग्रंथ है आगम ग्रंथ, जो उसकी रचना है वह प्राकृत भाषा में की गई है। ठीक है, और जो है तो बौद्ध के समय में क्या था कि कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, पाली भाषा प्रयोग की जाती थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राकृत भाषा है तो उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, अपभ्रंश। यानी जैसे मान लीजिए हमारा बच्चा है तो वो क्या है, नहीं बोलते हम अपन लोग कि वो बिगड़ा है ना, नालायक है। तो उसी प्रकार जो प्राकृत भाषा थी, तो इस प्राकृत भाषा का एक बिगड़ा हुआ रूप कौन था, अपभ्रंश था। तो अपभ्रंश भाषा, तो इसका जो बिगड़ा हुआ रूप वह अपभ्रंश भाषा के रूप में उदय हुआ। ठीक है, उदय हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उदय हुआ तो जो इसका समय है तो वह कब माना जाता है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। किसका समय, अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, फिर क्या, अपभ्रंश भाषा के साथ अपभ्रंश, यहाँ पे साथ नहीं है प्यारे साथियों, यहाँ पे सात है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के जो है तो 7 रूप थे, जिनमें से एक भाषा की जो है तो शौरसेनी। जैसे मान लीजिए मेरे 7 पुत्र हैं। ठीक है, तो 7 पुत्र में क्या है कि जो एक पुत्र है शौरसेनी, तो अपभ्रंश भाषा इसी अपभ्रंश भाषा का एक रूप है। तो मान लीजिए जैसे, चलिए मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए यहाँ पे मैं प्राकृत भाषा हूँ, यानी मैं पिताजी हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको नीचे कर लेना। तो प्राकृत भाषा के कितने 7 हैं, तो मैं प्राकृत भाषा यानी मैं हो गया। मेरे 7 पुत्र हैं। ठीक है, 7 पुत्र में क्या कि जो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है शौरसेनी, तो उसके एक पुत्र है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश है एक पुत्र। तो हिंदी भाषा क्या है, इसी अपभ्रंश भाषा का एक रूप है, यानी जो हिंदी भाषा है इसी अपभ्रंश भाषा का ही एक रूप है, यानी इसका पुत्र है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। तो भाषा के यहाँ पे कितने प्रकार बताए गए हैं प्यारे साथियों, तो भाषा के यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। चलिए समझते हैं क्या है कि मौखिक भाषा क्या है। तो मौखिक भाषा क्या है कि मौखिक भाषा में
हम बोलकर अपने विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, बोलकर करते हैं ना। भाषा का मूल रूप होता है, जो मौखिक भाषा होती है भाषा का मूल रूप होता है ना। यह सबसे सरल भाषा, भूषण वार्तालाप, वाद विवाद में जो है तो मौखिक भाषा का ही सहज प्रयोग किया जाता है। यानी मान लीजिए हमें वाद विवाद करना है, तो लड़ाई झगड़ा करना है ना, या फिर हमें और कुछ भी वार्तालाप करना, तो हम क्या मौखिक भाषा से ही बात करेंगे। यानी द्वंद्व युद्ध करेंगे, शीत युद्ध। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव मोहल्ले में जब लड़ाई होती है तो कुटाई कम, मुंह से लड़ाई ज़्यादा होती है। तो वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे लिखित भाषा। तो इस भाषा में लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे आपको चिट्ठी देनी है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि चूंकि हम तो आपके पास आ नहीं सकते है ना, तो हमने क्या किया कि एक पत्र पे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त किया और उसे जो है तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमने आपके घर को भिजवा दिया। तो वो मेरा जो विचार है वो किस भाषा में आ गया, लिखित भाषा में, ठीक है। लेकिन चलिए इसमें क्या है कि यह भाषा सरल होती है और कठिन भी होती है। तो इसके दो रूप हैं, सीधी सी बात है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सरल होगी, है ना, लिखना सरल होगा। और आप बिलाड़ी फोड़ हैं तो आपको जो है तो कठिन होगी, है ना। इस भाषा का प्रयोग पाठ पुस्तक, समाचार पत्र आदि में किया जाता है। तो इस भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है, पेपर छापने, पुस्तक छापने, पत्र वगैरह लिखने, मतलब कोई भी कार्य में है तो लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे सांकेतिक भाषा। तो संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह भाषा कठिन होती है, इस भाषा को समझना काफ़ी कठिन होता है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कैसे। हम लोगों को कहाँ घूमने चलना है, बाणसागर घूमने चलना है, ठीक है। आप हमारे मित्र हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, ये आप हैं। अब मैंने क्या कहा कि चलो कहाँ चलते हैं, बाणसागर घूमने चलते हैं। तो अब चूंकि आपके जो माता पिता से हैं तो मेरी जो है तो नहीं बनती, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि एक काम करना, मैं तुम्हारे घर के पास आऊँगा और जो है तो मैं हॉर्न बजाऊँगा, तो तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूँ, ठीक है। तुम खा पी के जल्दी निकल आना। फिर क्या हुआ, अगली सुबह मैं नहाया खोरा और मैं अपनी बाइक उठाया और सीधे तुम्हारे घर, आपके घर के पास आ गया। मैंने हॉर्न बजाया, 2 हॉर्न बजाया, आप समझ गए कि आप आ गए, लेकिन आपके माता पिता नहीं समझ पाए क्योंकि इस भाषा को समझना काफ़ी कठिन होता है। तो आप बैठे, हम लोग घूम भाग के आ गए शाम को। तो इस प्रकार क्या है, हमने सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपने विचारों को व्यक्त किया और उस पर जो है तो अपने कार्य किए। चलिए अब हम यहाँ पे जो अगला टॉपिक है हमारा भाषा के स्वरूप, तो इसको हम पढ़ेंगे साथियों अगली वीडियो में। मातृभाषा, बोली, प्रादेशिक भाषा और जो है तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के अलावा आप जो है तो किसी अन्य वीडियो को देखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।